हाय दिस इज़ रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ पेपर 2 के लिए सीटेट के लिए। और आज है हमारा डे 30। कल जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की थ्योरी डिस्कस की थी। ठीक है, पूरी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी इन डिटेल। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जरूर कंसिडर करें। और आज जो है हमारा डे 30 है जिसमें हम इसके PYQs डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए 2012 से लेके 2024 तक वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अराउंड 24 to 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन PYQs ही हैं। और चलिए फिर डिस्कस करते हैं। आप कहोगे मैम इतने क्वेश्चन वहीं से आए हैं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रही थी ना तब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ देख रही हूँ, अच्छा ख़त्म ही नहीं हो रहे हर साल क्वेश्चन। कई बार तो ऐसा था 2-2 3-3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं। और चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर कंसिडर करें, वो एक बार ज़रूर देखें। वो करने के बाद आप PYQs लगाएं, तब आपको पता चलेगा कि वो सीरीज़ आपको समझ, मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो जाती हैं वीडियोस। ठीक है, ट्राई करूँगी कि कंटिन्यूटी में वीडियोस अपलोड करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। मेटल्स हमारे हो चुके थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी, नॉन मेटल्स डिस्कस कर लिए थे। दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स भी हो गया था, यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स सब कर चुके। करोजन हो गया था, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं करोजन की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये सब एलॉय हमारा सब डिस्कस हो चुका है। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कल भी दिखाए थे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो मैंने टाइप किए, बाकी बाद के इतने सारे क्वेश्चन थे तो मैंने सीधा स्क्रीनशॉट शॉर्टकट मारा है। आप कहोगे मैम आप ही शॉर्टकट मार रहे हो। ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों करना है, मैंने सोचा चलो इस तरह से ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट लेके। और ये सारे क्वेश्चन देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कुछ क्वेश्चंस को मैंने, अच्छा ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन इनमें नंबरिंग नहीं है, 25 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और हम थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए है, ए टिक कर लो, बी टिक कर लो, सी टिक कर लो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, बाकी इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि कल ही मैंने सब कुछ डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 3 स्टेटमेंट है आपके पास। स्टेटमेंट ए क्या कह रही है, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, कि आयरन जो है इट कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। स्टेटमेंट बी कह रही है जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि जो जिंक है कॉपर को रिप्लेस कर सकती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि जो कॉपर है इट कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पता होनी चाहिए, जो कि हमने कल ही की है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में जो जितने भी ऊपर के मेटल्स होते हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं। जैसे जैसे सीरीज नीचे जाती है वो जो मेटल्स हैं लेस रिएक्टिव होते जाते हैं। ठीक है, तो हमने एक निमोनिक याद किया था, प्लीज स्टॉप कॉल मी अ जिब्रा, आई ट्रूली लाइक्स कॉल मी सुपर पावरफुल पर्सन। चलिए, तो अब क्वेश्चन जो है ये कह रहा है आयरन कैन रिप्लेस जिंक, तो क्या आयरन जो है को, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है इट कैन रिप्लेस जिंक, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक, तो जिंक जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। देखो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाती हूँ, 1 मिनट रिएक्टिविटी सीरीज दिखाऊंगी तो पता चलेगा आपको। दिखा रही हूँ, 1 मिनट। ये है, देखो कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन या जिंक। तो हमारा जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो तो नहीं हो सकती, क्योंकि आयरन जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन जिंक को नहीं कर सकता। हाँ, जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है, बट आयरन जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड जो थी स्टेटमेंट दैट वॉज कि जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, की जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। जिंक
कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? देखते हैं। जो जिंक है इट रिप्लेस कॉपर, तो यस जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर सकता है बिकॉज जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो जो सेकंड स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी कि कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन, कि जो कॉपर है वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है। तो कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता अगेन, क्योंकि जो कॉपर है लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज़ ट्रू। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है कि जो जिंक है, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बिकॉज जिंक जो है ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, मोर रिएक्टिव है जिंक एज कम्पेयर टू कॉपर। सो ओनली बी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट्स जो है वो सही है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड, जी नहीं, एक्सेप्शन पढ़ा था हमने मरकरी का। मरकरी तो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। ऑल मेटल्स आर हार्ड, जी नहीं, सोडियम और मेटल, सोडियम एंड पोटाशियम का भी हमने एक्सेप्शन पढ़ा था। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेज, जी नहीं, हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, यही पढ़ा था ना हमने कल। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यस दिस इज ट्रू। नॉन डक्टाइल का मतलब था कि हम नॉन मेटल्स को थिन वायर में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, थिन वायर में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, डक्टाइल क्या था? जो मेटल्स थे, मेटल्स क्या थे? डक्टाइल इन नेचर थे, दे वर डक्टाइल एंड मेलेबल इन नेचर। डक्टाइल क्या होता है? थिन वायर में ट्रांसफॉर्म करना। मेलेबल क्या होता है? थिन शीट में ट्रांसफॉर्म करना। तो जो नॉन मेटल्स हैं ना तो वो मेलेबल है ना ही वो डक्टाइल है, दे आर ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई from its salt solution but is not able to displace metal Z from its salt solution। कि क्या कह रहा है ये कि जो मेटल X है ना, मेटल X जो है it displace metal Y, मेटल Y को तो वो डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल Z। मेटल Z को डिस्प्लेस, X जो है Y को तो डिस्प्लेस कर लेगा बट Z को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो कौन सा मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव है? एक्स, वाई या जेड, तीनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है? एक्स ने वाई को तो कर दिया डिस्प्लेस बट जेड को नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जेड जो है ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट्स वो जेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जेड जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लिया करो। फोर्थ क्वेश्चन इज बैंगनी रंग में प्रयुक्त अधातु रंगीन घोल गायों पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है विच इज पर्पल इन कलर और जो एज अ एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं? तो कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल जिसको हम एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 62 था, ऐसे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और ये नीचे का भी स्क्रीनशॉट आ गया है हल्का सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना, एक मिनट, हाँ 5th क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है कंबशन और फ्लेम वाले चैप्टर का है, बीच बीच मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, तो कौन सा इसका जो राइट आंसर होगा? ठीक है, मैच बॉक्स का जो सरफेस होता है जिसपे हम, जो इस तरह से ब्राउन सरफेस होता है ना जिसपे हम रब करते हैं इस तरह से, उस पर क्या प्रेजेंट होता है? तो उस पर क्या प्रेजेंट होता है आपको बताया था, रेड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, रेड फॉस्फोरस एंड ग्लास पाउडर, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे ही रेड फॉस्फोरस, ग्लास पाउडर इसके यहाँ मैच बॉक्स पे प्रेजेंट होता है, जैसे ही फ्रिक्शन होगा, तीली को इसके ऊपर लगाएंगे, फ्रिक्शन होगा तो रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और कंबशन होती है। ठीक है, तो कौन सा रबिंग सरफेस पे कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है? रेड फॉस्फोरस एंड ग्लास पाउडर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, नॉट फीजिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो कौन सी जो रिएक्शन है वो संभव नहीं है और क्यों संभव नहीं है? उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार सारे लिख लें क्या? चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। पोटाशियम, प्लीज से पोटाशियम, स्टॉप से सोडियम, प्लीज
स्टॉप कॉलिंग कैल्शियम मैग्नीशियम, शॉर्ट में लिखती हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग एल्यूमिनियम मी अ जिब्रा, जिंक कॉल मी जिब्रा, आयरन, I truly like lead, copper, I truly like call me mercury, and उसके अलावा call me superb, मर्करी सुपर्ब नहीं, सिल्वर लिखना है यहाँ पे सिल्वर, सुपर्ब, गुड से गोल्ड, एंड पर्सन से प्लैटिनम। ठीक है, ये होगी हमारी सीरीज जो कि आपको याद करनी है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जिब्रा, आई ट्रूली लाइक, कॉल मी सुपर गुड पर्सन। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 मेटल्स। ठीक है, उसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन मैंने मेंशन नहीं किए क्योंकि दे आर नॉट मेटल्स, उनको किसी किसी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ऑफ कोर्स मैंने भी जो परसों कल आपको पढ़ाया उसमें लिखा हुआ था कार्बन और हाइड्रोजन, बट वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, दैट्स वाई उनको बीच में मैंशन किया हुआ है। अदरवाइज वो मेटल नहीं है। आपको ये जो मेन मेटल्स हैं आपको यही याद करने हैं। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉल मी अ जिब्रा, आई ट्रूली लाइक, कॉल मी सुपर गुड पर्सन। इसके थ्रू आप इस सीरीज को याद कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज याद होगी तो आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा, एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब कौन सी रिएक्शन जो पॉसिबल नहीं है, जो हाईली रिएक्टिव होंगे ना वो लेस रिएक्टिव को तो रिप्लेस कर पाएगा, बट जो लेस रिएक्टिव होगा वो हाईली रिएक्टिव वाले को रिप्लेस नहीं करेगा, तो वो वाली सीरीज पॉसिबल नहीं होगी। अब देखते हैं जिंक और कैल्शियम। पहली जो रिएक्शन है दैट इज जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट। ओके, ये सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है सारी, जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए जिंक पावरफुल है या कैल्शियम पावरफुल है? ऑफकोर्स कैल्शियम पावरफुल है ना, तो जिंक जो है कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है? जिंक और कैल्शियम, जिंक और कैल्शियम, एक मिनट, ये कैल्शियम हो गया हमारा और हमारा जिंक हो गया, ये कैल्शियम है और ये जिंक है। हाँ यस, तो जिंक जो है ना कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिंक जो है कैल्शियम को रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि ये लेस पावरफुल है। ठीक है, उसके अलावा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट। ओके यस, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए क्या है, जिंक जो है कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, जिंक या कैल्शियम? कैल्शियम ज़्यादा पावरफुल है तो जिंक लेस पावरफुल है। जिंक जो है कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे ऑप्शन देखेंगे। मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट की बात करें तो देखिए मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम ये है ऊपर, जिंक नीचे है, तो मैग्नीशियम जो है ज़्यादा पावरफुल है। यस, मैग्नीशियम जो है ज़्यादा पावरफुल है और ये जिंक को रिप्लेस कर देगा, मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर देगा, ये रिएक्शन पॉसिबल है। एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट देखें तो एल्यूमिनियम कहाँ है, एल्यूमिनियम ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, एल्यूमिनियम ज़्यादा पावरफुल है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। एल्यूमिनियम कॉपर को हटा देगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा लेड सल्फेट प्लस आयरन को देखें तो लेड और आयरन में से देखिए आयरन ये है और लेड ये है, तो आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू लेड, तो आयरन लेड को हटा देगा। चारों रिएक्शन में से जो फर्स्ट रिएक्शन है जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट, जिंक जो है कैल्शियम से कम रिएक्टिव है, तो जिंक जो है कम रिएक्टिव है, कैल्शियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो है कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, जो कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। 6 का जो आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन बिलो आर सब सब्सटेंसेस एंड देयर मोड ऑफ स्टोरेज इन द लेबोरेटरी। कुछ मेटल्स हैं, उनको लैब में किस तरह से स्टोर किया जाता है वो दिया हुआ है। तो सोडियम मेटल जो है मैंने आपको बताया था, सोडियम और पोटाशियम को कहाँ स्टोर करते हैं, सोडियम और पोटाशियम को स्टोर करते हैं कैरोसिन में।
सोडियम मेटल को केरोसिन में स्टोर करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, तो ए का हो गया 4। अब ए का 4 किस में है? ए का 4 सिर्फ एक में है, इसके थ्रू भी आपको आंसर पता चल सकता है। अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं भी पता है, एक के थ्रू भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम तो सारा ही देखेंगे। ठीक है, सारा आगे के भी देखते हैं कि फॉस्फोरस को किस में स्टोर करेंगे। फॉस्फोरस को स्टोर करेंगे अंडर वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स को हम स्टोर करेंगे इन अ प्लास्टिक बॉटल, मरकरी को इन अ ग्लास बॉटल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन रीड कर लीजिए, एंड हिंदी में ही बोल रही हूँ ऑफ कोर्स मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि इंग्लिश वाले को ऑप्शन बता दिया, हिंदी वालों को तो ऑप्शन बताया नहीं। तो ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन सेम है, सो एवरीथिंग इज सेम। मैं बस हिंदी में ही बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग फॉइल्स फॉर रैपिंग फूड। ऑप्शन है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट इज हाईली मेलिएबल, इट फॉर्म्स यूजफुल एलॉयज। इसका जो राइट आंसर होगा, इट इज हाईली मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब एल्यूमिनियम को बीट, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, और हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब इसको थिन शीट के रूप में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पीट के इसकी थिन शीट जो है वो हम बना सकते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है इट इज हाईली मेलिएबल, दैट्स वाई इसको हम एज अ रैपिंग पेपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 इज टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन अफेक्टिव रेमेडी फॉर एसिडिटी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, इट इज़ बेसिक इन नेचर। इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एंड इट इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये कह रहा है कि इट इज़ द अफेक्टिव रेमेडी फॉर एसिडिटी। एसिडिटी के लिए काफ़ी अफेक्टिव रेमेडी है ये। द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इसमें क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, बोथ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, या नीदर डबल डिस्प्लेसमेंट नॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो ये तो हमें पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में, हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो एसिड में मान लीजिए HCl है हमारे पास, और बेस में हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब ये दोनों एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज। तो इसमें दोनों ही रिएक्शंस हो रही हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी इसमें और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रही है। ठीक है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 3 जो है दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What happens? Question number 10th is what happens to the weight of iron nail when it rust? जब आयरन नेल को रस्ट लगता है तो क्या होता है? उसका जो वेट है वो इंक्रीज करेगा, उसका वेट डिक्रीज करेगा, इट रिमेन्स द सेम, और इट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, या फिर कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वेट बढ़ना है या कम होना है। तो जब आयरन नेल है इस तरह से कोई, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, हमने पढ़ा था कि रस्ट आ जाती है। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला क्या था? Fe2O3 एंड XH2O। वाटर मॉलिक्यूल के 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ X लेते हैं। तो ये क्या है? ब्राउनिश कलर का एक मटेरियल फॉर्म हो जाता है इसके ऊपर, जिसे हम कहते हैं रस्ट। तो इसके ऊपर एक मटेरियल फॉर्म हो रहा है ना, तो इसका वेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसका जो वेट है वो इंक्रीज करेगा। इसका वेट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये इसका वेट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, इट इंक्रीजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th का राइट ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ बिकॉज कल ही हम चैप्टर कंप्लीट करके आए, और जहाँ मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। फिर भी कोई डाउट आता है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम आपकी स्पीड कम है, ज़्यादा है, जो भी है। ठीक है, XYZ जो भी आपको इश्यूज होंगे आप मुझे बता देना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 11 इज एन एलिमेंट X रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड whose solution turn red litmus blue, which of the following could be X? X एक एलिमेंट है, जब उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो उसके जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं दैट इज, वो क्या कर रहा है? रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। और ब्लू कलर, जब कोई भी कलर ब्लू कलर में चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे कि सब्सटेंस कैसा है? सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर, है ना? सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स जो बन रहे हैं दैट इज
बेसिक इन नेचर, बिकॉज ब्लू कलर, अगर रेड लिटमस ब्लू कलर दे रहा है तो ब्लू कलर इंडिकेट कि इट इज बेसिक इन नेचर, एंड रेड कलर इंडिकेट कि सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर. अगर ब्लू कलर है इट मीन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर. तो ये हमने पढ़ा था कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो जिस मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स थे, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो ऑक्साइड बनते हैं नॉन मेटल के, दैट वो क्या थे, दैट इज एसिडिक और न्यूट्रल. या तो वो एसिडिक होंगे या फिर वो न्यूट्रल होंगे. ठीक है, नॉन मेटल के केस में. बट यहाँ मेटल के केस में क्या होता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं दैट वुड बी बेसिक इन नेचर. दैट वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे. एंड इन ऑप्शंस में से सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन में से देखा जाए तो जो मैग्नीशियम है दैट इज ओनली मेटल. एक्स जो है मैग्नीशियम है, बाकी सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ये क्या है, ऑल आर नॉन मेटल्स. तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दैट इज मैग्नीशियम, बिकॉज मैग्नीशियम क्या है, मेटल है एक. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीशियम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी. एक मेटल है ए, वो मेटल बी को तो डिस्प्लेस कर दे रहा है. मेटल ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब मेटल ए स्ट्रॉन्गर है, हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बी. बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल सी. बट सी को जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है. सी को डिस्प्लेस नहीं किया, इट मीन सी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना. मेटल बी डिस्प्लेस मेटल डी. मेटल बी ने मेटल डी को डिस्प्लेस कर दिया, इट मीन्स कि जो बी है स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू डी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. कौन सा जो है सही ऑर्डर दिखा रहा है. तो ये ऑर्डर कहाँ फॉलो हो रहा है, ये देखिए CABD कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में CABD. तो इस तरह से आप जब कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप एक बार रफ नोटबुक लेके उसको सोल्व इस तरह से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, पर उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज, अब आप खुद देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में अभी तक हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उससे रिलेटेड. 3 या 4 क्वेश्चन तो आई थिंक हमने, हाँ 4 क्वेश्चन हमने, 4 से ज़्यादा ही बल्कि 4-5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से रिलेटेड. तो ये सीरीज आपको याद करनी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज मैच द फॉलोइंग. मैथ नहीं होगा यहाँ, मैच होगा. ऑप्शन ए है अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स. ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी का जो है. अब मेटल विच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज. ब्रास और ब्रोंज का कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है, ब्रास और ब्रोंज का. अ नॉन मेटल यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर. वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम कौन सा नॉन मेटल यूज़ करते हैं, तो सबको पता है क्लोरीन, ये तो सबसे आसान है किसी. ठीक है, अब मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम कौन सा मेटल जो है वो यूज़ करते हैं, इसमें से जिंक. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो अब अगर आपको 2 चीज़ें भी पता है, डी का हो गया, डी का फर्स्ट देखो किसमें, डी का फर्स्ट इसमें तो नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा. डी का फर्स्ट इसमें है और डी का फर्स्ट इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, और डी का फर्स्ट इसमें है. अब इन 2 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि आपका सही ऑप्शन कौन है. डी का फर्स्ट इसमें है, डी का फर्स्ट इसमें है. दूसरा ऑप्शन जो ईजी सा था वो हमारा क्या था, मेटल यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ई का सेकेंड. अब देखो ई का सेकेंड किसमें है, ई का सेकंड इसमें भी है, ई का सेकंड इसमें भी है. अब तो होगी कन्फ्यूजन कि अब हमारा सही आंसर कौन सा है. चलिए देखते हैं. अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स. तो ऐसा कौन सा मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है जो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो वो है, एक मिनट, वो है हमारा कार्बन. जो नॉन मेटल है ना, जो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है दैट इज कार्बन. कार्बन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जिसको हम एलोट्रोप भी कहते हैं. ठीक है, अब एलोट्रोप क्या होता है वो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको. ठीक है, उसको हम एलोट्रोप्स क्या है एक्चुअली, जो हमारा नॉन मेटल है ना, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, कार्बन, जिसके 2 एलोट्रोप्स हैं. कौन कौन से हैं, हमारे हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट. ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से मिलके बने हैं. ठीक है, दोनों ही कार्बन से ही मिलके बने हैं, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट मिले दोनों ही कार्बन से बन के हैं. और कार्बन क्या है, हमारा एक नॉन मेटल है. तो अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स इज कार्बन. और कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, डायमंड और ग्रेफाइट. दोनों ही कार्बन से मिलके बने हैं पर दोनों के जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट. ठीक है,
तो हमारा ए का हो गया 3। अब ए का 3 देखो किस में है, ए का 3 इसमें तो नहीं है, इसमें है, तो ये हमारा नहीं है आंसर, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए का 3। बी क्या है, अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। से कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, वो है ब्रोमीन। अ मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज। ब्रास और ब्रोंज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कॉपर। ठीक है, अलॉय में भी किया था ना हमने कि कॉपर जो है, कॉपर की जो अलॉय है दैट इज ब्रास एंड ब्रोंज। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया 4, ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 1st एंड ई का 2nd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 इज X and Y are elements which are highly reactive with air. X और Y कोई एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं एयर पे, हैंस स्टोर्ड इन कैरोसिन, इसलिए उनको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। वट कुड बी एक्स एंड वाई बी, तो आपको बताया था एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा डिफिकल्ट है, इतना लेंदी है, बट आराम से पढ़ोगे, अगर आपको चैप्टर क्लियर है, चैप्टर आपको समझ में आया है, सब कुछ अच्छे से आपने रिवाइज की हैं चीज़ें, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज मेटल पी डिस्प्लेस मेटल क्यू। मेटल पी ने मेटल क्यू को डिस्प्लेस कर दिया बिकॉज पी जो है ज़्यादा पावरफुल था क्यू से, बट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल आर। आर को डिस्प्लेस नहीं कर पाया क्योंकि आर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना पी से। आइडेंटिफाई द लेस रिएक्टिव मेटल। अब इन तीनों में से लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है, लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो लेस रिएक्टिव मेटल होगा हमारा क्यू। क्यू जो है हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव आर है, उसके बाद पी और सबसे कम क्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा क्यू। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग टेबल डिपिक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड यूजेस ऑफ मटेरियल्स। ये कुछ मटेरियल हैं, इनकी यूजेस हैं, कौन से मटेरियल की क्या क्या यूजेस हैं उससे मैच करना है। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन नहीं आया, 4th ऑप्शन कट ही गया है। चलो देखते हैं इसमें वो ऑप्शन है या नहीं। मेलेबल, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबल। मेलेबल का मतलब थिन शीट में उसको ट्रांसफॉर्म करना, तो ऐसा कौन सा मेलेबल का जो यूज़ है वो कहाँ कर रहे हैं हम, रैपिंग फूड आइटम्स, है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन अप्लायंसेस का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, सी का जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, इलेक्ट्रोड्स इन सेल, एंड डी है स्ट्रॉन्ग, डी है स्ट्रॉन्ग, एंड स्ट्रॉन्ग चीज़ें हम कहाँ यूज़ करेंगे, ब्रिजेस बनाने के लिए। हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो ये तो मरकरी थर्मामीटर में जो मरकरी यूज़ करते हैं ना, तो वो हाईली कोफिशिएंट होती है एक्सपेंशन में, तो दिस इज़ यूज टू मेकिंग थर्मोमीटर, ई का 4। अब बचा हमारे पास क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, तो इलेक्ट्रोड्स इन सेल। तो अब देखिए कौन सा मेलेबल जो है, ए का 3 किस में है, ए का 3 इसी में है, ए का 3, तो इट मीन्स यही हमारा राइट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन देखने ही नहीं थे, बट हम तो सारे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ए का 3, बी का 5 इसमें ही है, सी का फर्स्ट एंड डी स्ट्रॉन्ग, डी का 2 एंड ई का 4th, तो यही हमारा ऑप्शन है। 4th ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अभी इस टाइम देखने की जरूरत नहीं है, पेपर में आएगा तो आपको देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का, अच्छा इसमें दिए हुए 4th ऑप्शन, 3rd जो है राइट ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे, तो मतलब थोड़ा सा कट गया है, बट मैंने हिंदी मीडियम वाले में लिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सही ऑप्शन मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ गैस इज प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड। अ गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो कौन सी एक गैस प्रोड्यूस होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस गैस। तो हमने देखा था कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो इट टर्न्स लाइन वाटर मिल्की, जी नहीं। इट हैज़ पंजेंट स्मेल, जी नहीं। इट बर्न्स विद पॉप साउंड, यस। इट गिव डेंस वाइट फ्यूम सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, जी नहीं। राइट ऑप्शन होगा इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। क्वेश्चन नंबर 18, A is added to solution B which changes color. A is added to solution B
ए को बी में ऐड किया तो उसने कलर चेंज कर दिया। When C is added to solution B, it does not change color. जब C को B में ऐड किया तो उसने कलर चेंज नहीं किया। मीन्स A is added to solution B, A को ऐड किया ना, तो A को ऐड किया, A is added to solution B, तो उसने कलर चेंज कर दिया। मतलब A ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने उसका कलर ही चेंज कर दिया, है ना। उसके अलावा when where C is added to solution B, C को जब सोल्यूशन में ऐड किया तो कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब C जो है लेस रिएक्टिव होगा इससे। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ A, B एंड C, मतलब A ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद B लेस रिएक्टिव है, उससे कम C सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये सीरीज़ कहाँ फॉलो हो रही है? A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C, तो ये फॉलो हो रही है हमारी ऑप्शन नंबर A में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू? It involves a chemical reaction between iron and oxygen. Yes, this is true. It is an exothermic reaction. Yes, this is also true. Heat release होती है. It can takes place at room temperature. तो ये भी सही है, रूम टेम्परेचर पे होता है ये। एंड इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। जी नहीं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ी कि एक बार रस्ट लग गई फिर दोबारा से उसको आप रिमूव कर देंगे, मतलब दोबारा से वो रस्ट हट जाएगी, तो ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, फिर से आप नेल को वैसा एज इट इज़ नहीं बना सकते। हाँ, रब करके थोड़ा सा उसको उसकी रस्ट को हटा सकते हो, बट रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है कि रस्ट आयरन से रस्ट और रस्ट एंड बिल्कुल न्यू आयरन आप बना दो। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ A, B एंड C। A, B और C कहाँ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में दिए हैं A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 20 इज मैच द सब्सटेंस इन कॉलम A विद देयर केमिकल नेम्स इन कॉलम B। कॉलम A में जो मटेरियल दिए हुए हैं, सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, उनके जो केमिकल नेम है वो कॉलम B में दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कौन से सब्सटेंस का केमिकल नेम क्या है। तो स्लेट, लाइम। अच्छा, सबसे आसान देखो, सबसे पहले आपको क्या लगता है सबसे आसान कौन सा है जो आप कर लोगे? टेबल सॉल्ट सबसे आसान है। टेबल सॉल्ट का क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो B का 6th सोडियम क्लोराइड। B का 6th अब देखो किस में है? B का 6th इसमें है, B का 6th इसमें है, तो इसमें है नहीं, इसको कट कर दो, इसको देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शंस में से देखेंगे। अब आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा आसान है? बेकिंग सोडा का क्या है? बेकिंग सोडा F, ठीक है। बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का है, ये क्या हो गया? बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बेकिंग सोडा B का सेकंड, नहीं, बेकिंग सोडा F का सेकंड कहाँ है? F का सेकंड इसमें है, F का सेकंड इसमें नहीं है। इट मीन जो हमारा राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। फिर भी बाकी देख लेते हैं। स्लेक्ट लाइम, ठीक है। अगर आपको सारे नहीं पता ना, 1-2 भी पता है, तब उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो स्लेक्ट लाइम है ए का होगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ए का होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टेबल सॉल्ट का हो गया NaCl। लाइमस्टोन C जो है, लाइमस्टोन का होगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसके सामने ही है। कॉस्टिक सोडा D, कॉस्टिक सोडा का होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्यूकलाइम E का जो है क्यूकलाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ा होच पोच हो गया, ठीक है। बेकिंग सोडा का हमने कर लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन विजिबल होगा आपको। अगर अभी विजिबल, वैसे तो विजिबल है मेरे ख्याल से, नहीं है तो ये आपको पूरा PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। यस, दिस इज ट्रू। वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते ना नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ A एंड B आर राइट। हमने देखा था कि बोथ A एंड जो नॉन मेटल से थे वो ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। 21st का दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के हैं। यस, दिस इज ट्रू। नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक होते हैं। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लाइम वाटर टर्न मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, अच्छा ये भी ठीक है। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है? इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय O एंड इन्फेरेंस बाय I, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये थोड़ा सा ना उसका क्वेश्चन आ गया है,
पैडागोजी वाला, कोई नहीं कर लेते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन को ओ से करेंगे, इसमें बताना है कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन सी हमारी इन्फेरेंस है। ऑब्जर्वेशन तो आपको पता है क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, इन्फेरेंस होता है कंक्लूजन, ठीक है। कौन सा इनका ऑब्जर्वेशन है, इनमें से चारों में से कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन सा कंक्लूजन है, ये बताना है जनरली हमें, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ऑब्जर्वेशन जो है हमारी, हमने ऑब्जर्व किया इसमें, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी ना, लाइम वाटर टर्न मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने ऑब्जर्व किया। उसके अलावा बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये सारी क्या है हमारे, ये है इन्फेरेंस, कंक्लूजन है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हमने फाइंड आउट कर लिया, कंक्लूड कर लिया। तो दिस इज ट्रू। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, हमने कंक्लूड कर लिया कि एयर को जब गर्म करेंगे तो एक्सपैंड होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो ये भी हमारा कंक्लूजन है, ये तीनों हमारे कंक्लूजन है और ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ऑप्शन नंबर सी। तो जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये पैडागोजी के क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। सुनीता ड्रॉप्स, क्वेश्चन नंबर 23, सुनीता ड्रॉप अ पीस ऑफ पोटाशियम मेटल इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट? पोटाशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, सोडियम और पोटाशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वायलेंटली, इसमें हमें बताना है नॉट करेक्ट, तो ये तो सही है। इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं, ये देखते हैं। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, दिस इज ऑल्सो ट्रू। पॉप साउंड इज हर्ड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो जब पोटाशियम को हम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक नहीं। जब दोनों तो सोडियम और पोटाशियम को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो विग्रस रिएक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो हम कहेंगे कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सेकेंड ऑप्शन सही नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। An oxide of a substance X reacts with water to produce another substance Y. An oxide of substance X, X के जो ऑक्साइड हैं, मान लो X को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमें X ऑक्साइड मिल गए, ठीक है। अब इस X को रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस, X को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया, इट प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस कॉल्ड Y, ठीक है। एंड Y रिएक्ट विद ऑक्सीजन, Y को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इट फॉर्म्स जेड। इट इज़ ऑब्जर्व दैट वाई टर्न्स, जो वाई हमें मिला था, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जो वाई है इसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, ब्लू लिटमस को रेड कलर चेंज कर दिया। और रेड कलर कब आता है? जब सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक ऑक्साइड्स हमें कब मिलते हैं? जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। जब नॉन मेटल जो है, एसिडिक ऑक्साइड कब मिलते हैं? जब नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना। ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो हमें जो ऑक्साइड्स मिलेंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, है ना। ये क्या होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। और इस एसिडिक ऑक्साइड को जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वाई मिल रहा है, जो ये कह रहा है कि ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो इसने हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड अबाउट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक्चुअली है क्या? तो एक्स तो हमें पता चल गया कि एक्स क्या है, एसिडिक जो ऑक्साइड हैं कब मिलते हैं? जब नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना। नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता था हमें एसिडिक ऑक्साइड्स मिलते थे। इट मीन जो एक्स है हमारा वो क्या है? हमारा नॉन मेटल है। तो एक्स इज अ नॉन मेटल, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 और 4 में। इट मीन्स 1 और 2 हमारा ऑप्शन आंसर नहीं होंगे। एंड नॉन मेटल्स हैं तो Y जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर, Y इज एसिडिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इट गिव्स रेड कलर। तो सॉरी, ये Y इज एसिडिक इन नेचर, 3 नहीं होगा, 4 होगा। X इज नॉन मेटल, Y इज एसिडिक इन नेचर एंड Z इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। जो Z है ये भी एसिडिक नेचर का ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सीरीज में लिख के मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना लिखते जाइए, आप सही आंसर तक पहुंच ही जाएंगे अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, एक्स क्या है? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एसिडिक मतलब जो ऑक्साइड बनेंगे दैट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। चलिए 24th का क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25,
जो कि यहाँ 67 लिखा है, बट हमारा 25 क्वेश्चन है और इस चैप्टर के देखो 25th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप देखिए किस तरह से हर क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा हुआ है और सारा स्लिप जितनी भी हमने थ्योरी डिस्कस की है उसमें से कुछ ना कुछ पूछा ही गया है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। और कहीं आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही तो आप एक बार मुझे कमेंट कर दिया करो कि मैम इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस तरह से एलैबोरेट कीजिए या थोड़ा स्लो कीजिए, जैसे भी आपको लगे, ठीक है, वो मुझे आप बताओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज। Bujo wants to set up a circuit for the purification of copper. Which of the following electrodes and solution should he opt for? Bujo जो है उसने एक सर्किट बनाना है कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए। Which of the following electrodes and solution should he opt? कौन से इलेक्ट्रोड चूज करेगा, कौन सा सोल्यूशन वो चूज करेगा, ठीक है, ये हमें बताना है। ओके तो इसमें बताना है कि वो प्यूरिफिकेशन, कॉपर की प्यूरिफिकेशन के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या इलेक्ट्रोड होगा, कौन सा सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए, तो जब मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कल आपको बताया था तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोड क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट क्या थे, ऐसा सोल्यूशन, ऐसा लिक्विड जिसमें से करंट पास हो उसे हम कह रहे थे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स क्या थे, जो हमने दो बार्स लिए थे, एक एनोड था, एक को एनोड के साथ जोड़ा था, एक को कैथोड के साथ। एनोड जो था पॉजिटिव साइड थी, एनोड जो थी पॉजिटिव साइड थी, कैथोड जो थी नेगेटिव साइड थी। कैथोड क्या थी, नेगेटिव साइड, है ना। उसके अलावा हमने देखा था, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था उसमें और एक जिंक की मेटल लिया था, मतलब एक जिंक का बार लिया था और एक हमने कॉपर का बार लिया था। तो जिंक के बार को हमने कॉपर के बार पे, मतलब कॉपर को हमने जिंक के ऊपर डिस्प्लेस किया था, है ना। तो कैसे किया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। तो इसमें हमें बताना है कि प्यूरिफिकेशन करने के लिए इसमें से इलेक्ट्रोड कौन कौन से यूज़ हुए और सॉल्यूशन कौन सा यूज़ हुआ है, बस ये बताना है हमें, ठीक है, इम्प्योर कॉपर में से। चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो एनोड है ना हमारा, ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन है उसके पास कोई, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ठीक है, ये कैथोड है और ये सेटअप बना लेते हैं ना, फिर समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। पॉजिटिव में पॉजिटिव साइड, नेगेटिव में नेगेटिव साइड आएगा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन, अब क्या है, इसने बोला है कॉपर को प्यूरिफिकेशन के लिए, मान लीजिए ये है हमारे पास इम्प्योर कॉपर, ठीक है, और ये है हमारे पास प्योर कॉपर और इसमें हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन CuSO4 करेंगे और ये इस पे हमने प्योर कॉपर की कोटिंग करनी है, ठीक है। तो जिस पे हमने कोटिंग करनी होती है ना उसको हम कैथोड साइड में लगाते हैं, नेगेटिव साइड में लगाते हैं। जैसे ही करंट पास होगा इसमें से तो क्या होगा, CuSO4 ब्रेक डाउन हो जाएगा कॉपर प्लस सल्फेट आइंस में, और पॉजिटिव साइड जो है नेगेटिव साइड की साइड नेगेटिव में अट्रैक्ट होंगे और जो नेगेटिव आइंस हैं वो पॉजिटिव साइड की ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था कल। अब आते हैं, अब इसमें बताएंगे कि कौन सा सोल्यूशन वो ऑप्ट करेगा। तो सोल्यूशन तो उसे कॉपर सल्फेट ही लेना है, ठीक है। और एनोड साइड में इम्प्योर कॉपर को रखेगा, जिसकी कोटिंग हमें हटा के दूसरे पे लगानी है। इम्प्योर कॉपर कहाँ होगा, एनोड साइड में, पॉजिटिव साइड में। चलो, एनोड साइड में वो रखेगा, इलेक्ट्रोड्स में एनोड और कैथोड में क्या रखना है, एनोड में इम्प्योर कॉपर, कैथोड में प्योर कॉपर, सॉल्यूशन में वाटर नहीं है, सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। एनोड कार्बन, कैथोड प्योर कॉपर, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। कार्बन तो कहाँ से आ गया, एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। और डी में क्या है, प्योर कॉपर एनोड में रखेंगे, प्योर कॉपर एनोड में रखेंगे, कैथोड में इम्प्योर कॉपर जी नहीं, जिस पे हमने कोटिंग करनी होती है ना उसको हम कैथोड साइड में रखते हैं, नेगेटिव साइड में रखते हैं। तो इम्प्योर कॉपर में जो भी जितना भी थोड़ा बहुत कॉपर प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके हम इस पे नए वाले अच्छे वाले कॉपर पे चढ़ा देंगे, जिसको हमने कैथोड साइड पे रखा है। और सोल्यूशन जो होगा हमारा कॉपर सल्फेट का ही होगा, कॉपर सल्फेट को वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसा लिक्विड जिसमें से करंट ईजिली पास होता है, ठीक है।
तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। एनोड में हम इम्प्योर कॉपर रखेंगे, कैथोड में प्योर कॉपर रखेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो प्रीवियस जो कल की क्लास थी ना उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराया था, उसको एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं हमने। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है डे 31 में। डे 31 में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं सेल। तो ये सेल हम डिस्कस करेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, वो ऑर्गेनल्स क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। एंड उसके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से हमारी सीरीज चलती आ रही है। आज है हमारा डे 30। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी सेल चैप्टर, जो सेल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो होगा हमारा डे 31। इससे पहले जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हो चुकी हैं, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप जरूर कंसीडर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोस आपके लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कौन सी वीडियो कब आने वाली है, तो वो वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियोज़ आपको वीक में 3 दिन मिलती हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलती हैं शाम को 5 बजे। ठीक है, तो बीच बीच में कुछ कई बार मैं वीडियो नहीं भी अपलोड कर पाई हूँ। ठीक है, बट कोशिश करती हूँ कि इन तीनों दिन तो आपको वीडियोस मिल ही जाएं। तो इन तीनों दिन आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो अगर ना मिले तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, डोंट माइंड। ये जो वीडियोस हैं, ये जो पीपीटी है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, रिशु साइंस एकेडमी। सारे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्यूरी है, कुछ क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कल डे 31 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।